सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अतुल सरन और स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज का सेशन हमारा एसएसबी मेडिकल से रिलेटेड है। मेरे पास काफी क्वेरी आ रही थी, बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर प्लीज एक एसएसबी मेडिकल पे आप यूट्यूब वीडियो बना दीजिए, जिसमें काफी टर्म्स को उन्होंने मुझे एक्सप्लेन करने के लिए बोला था। काफी सारे बच्चे हैं जो अभी एनडीए के लिए कोचिंग ले रहे हैं, उनको नॉक नीज के बारे में पता नहीं होता, उनको स्वेटी पाम्स के बारे में पता नहीं होता और उनको 14 डेंटल पॉइंट्स के बारे में पता नहीं होता, जो कि एसएसबी मेडिकल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, ये चीजें, ये क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल नहीं करते हो तो या तो आप लोगों को परमानेंट या फिर टेम्पररी रिजेक्शन मिल सकता है एसएसबी मेडिकल्स में। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इन्हीं टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि प्रॉब्लम्स क्या होती है, इनका रीजन क्या होता है इन प्रॉब्लम्स की वजह से, और इन प्रॉब्लम्स को ओवर करने के लिए हमारे पास क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। सो इसी के साथ आज का सेशन में स्टार्ट करता हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एसएसबी इंटरव्यू मेडिकल्स में हमारी जो मेनली जो थ्री मेन प्रॉब्लम्स के बारे में जो इसमें बात करेंगे वो है, पहले नॉक नी प्रॉब्लम्स, सेकंड वन इज स्वेटी पाम्स एंड द थर्ड वन इज 14 डेंटल प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे कि आप बोल सकते हो टेनिस एल्बो, टेनिस एल्बो, और उसके बाद एक और आता है, ये आता है आपका द पिजन चेस्ट, पिजन चेस्ट। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर आज के वीडियो में हम फर्स्ट थ्री पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज द नॉक नी प्रॉब्लम्स, स्वेटी पाम्स और 14 डेंटल प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ये किस वजह से ओरिजिनेट होती है, और क्या क्या सॉल्यूशंस होंगे इन प्रॉब्लम्स को ओवर करने के लिए, और इन प्रॉब्लम्स की वजह से क्या हमें परमानेंट या फिर टेम्पररी रिजेक्शन मिल सकता है एसएसबी मेडिकल इंटरव्यू में। ओके, तो आओ देखते हैं हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम, विच इज द नॉक नीज प्रॉब्लम। ठीक है, तो नॉक नी is one of the reason to be unfit for Indian Army और Indian Defense Forces। ठीक है, आपके मेडिकल में नॉक नी एक रीजन है कि आप एसएसबी मेडिकल में अनफिट डिक्लेयर कर सकते हैं या इंडियन डिफेंस फोर्सेस में अनडिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आपका जब मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और अगर आपकी ये प्रॉब्लम मिलती है ऑफिसर्स को जो कि आप लोगों का मेडिकल का इंटरव्यू ले रहे होंगे एसएसबी का मेडिकल, और अगर आप लोग की प्रॉब्लम ओरिजिनेट होती है तो आप उसके लिए अनफिट डिक्लेयर कर दिए जाओगे। बट इसमें घबराने की वाली बात नहीं है, ओनली 2 to 3% मैं बोलूं, ठीक है, 2 to 3% ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री हैव गॉट दिस प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, आज के सेशन में हम ये भी डिस्कस करेंगे अगर ये प्रॉब्लम होती भी है कुछ बच्चों को तो उससे हम ओवरकम भी कर सकते हैं। ओके, तो देखो, दिस मेडिकल कंडीशन इज वेरी रेयर बट फ्यू कैंडिडेट्स मे हैव नॉक नीज। आल्सो समटाइम्स कैंडिडेट मिसअंडरस्टैंड्स अबाउट नॉक नी प्रॉब्लम एंड टेक टेंशन अननेसेसरीली। ठीक है, कुछ बच्चों के एक्चुअली नॉक नीज की प्रॉब्लम नहीं भी होती है। एक्चुअली नॉक नीज का जो मेन क्राइटेरिया मैं बोलूं, जब आप लोगों की नीज की बोन्स होती है, नीज की बोन अगर टच कर रही हो तब वो आप लोगों की नॉक नी प्रॉब्लम कहलाती है। ठीक है, लेकिन वो मेनली स्किनी बच्चों में होती है। ठीक है, कुछ बच्चे थोड़े हैवियर साइड में होते हैं, प्लम्पी टाइप में होते हैं, अगर उनके नीज के बोन्स के बीच में अगर फैट है, ठीक है, थोड़े हैवियर साइड में, थोड़े बल्की है बच्चे, अगर उनकी बोन्स डायरेक्टली टच नहीं हो रही है, बोन्स के बीच में अगर उनके फैट प्रेजेंट है, तो उस केस में उनको नॉक नी की प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, आओ इसको डिटेल में समझते हैं एक डायग्राम के साथ। ठीक है, सबसे पहले देखो नॉक नी क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉक नीज। आप लोगों ने, काफी बच्चों ने सुना होगा कि एसएसबी में नॉक नीज को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाती है, बहुत ही प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये नॉक नी होता क्या है? नॉक नीज आर डिफॉर्मिटीज एट दी नी। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है जो नी से रिलेटेड है, in which knees of a standing person touches each other but not the ankles। ठीक है, मान लो आपका ये वन लेग है और दिस वन इज द सेकंड लेग, और ये आपकी नी है। ठीक है, जब ये नी आपस में टच करेंगी, इनको बोलते हैं बेटा हम नॉक नीज।
आगे वाली स्लाइड में इसका मैं पूरा अच्छे से डायग्राम बताऊंगा। और इस केस में आपके एंकल जो होते हैं वो सेपरेटेड रहते हैं, आपके जो एंकल्स होते हैं वो सेपरेटेड रहते हैं, ठीक है। इसको दूसरी भाषा में बोल सकता हूं, इन अ नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन a person with knock knees has a gap between the ankles but not between knees, ठीक है। अगर knock knees की प्रॉब्लम है तो आपका ये एक लेग है, दूसरा ऐसा लेग है। इस केस में आपकी जो नीज होती है वो एक दूसरे से टच कर रही होती है, ठीक है। और जो आपके एंकल्स होते हैं दिस वन, वो एक दूसरे से कैसे रहते हैं, सेपरेटेड रहते हैं, वो एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं, ठीक है। तो नॉक नी क्या है, एक प्रॉब्लम है जो नी से रिलेटेड है। इस केस में जो आपके लेग्स की जो नी बोन्स होती हैं वो आपस में टच हो रही होती हैं, ठीक है। और इस केस में जो एंकल होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं, ठीक है। आओ इस चीज को एक डायग्राम से समझते हैं। देखो मेरे पास यहाँ पे डायग्राम है और डायग्राम में आप लोगों के पास तीन केसेस हैं, ठीक है। केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। अभी जो आप लोगों को मैंने नॉक नीज की डेफिनेशन बताई थी और समझाया था, उस बेसिस पे आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा केस नॉक नी का है इन तीनों केसेस में। ध्यान से देखो और आप लोग क्या मुझे बता सकते हो, प्लीज चैट बॉक्स में बताओ कि कौन सा केस मेरा नॉक नी का है। यस एब्सोल्युटली राइट, मेरा फर्स्ट केस है मेरा नॉक नीज का। यस और नो, बिल्कुल। आप पहले डायग्राम में देखो, जो आपकी नीज है, जो नीज की बोन्स हैं वो आपस में टच हो रही है, यस और नो, ठीक है। और जो आपके एंकल हैं, आपके जो एंकल्स हैं वो देखो एक दूसरे से सेपरेटेड है, ठीक है। इनका डिस्टेंस देख रहे हो, अगर इनका डिस्टेंस मैं बोलूं x, एंकल का डिस्टेंस है, और ये बोन्स का, नी बोन्स का डिस्टेंस बोलूं y, तो नॉक नीज के केस में अगर मैथमेटिकल वे में मैं रिप्रेजेंट करूं तो x इज ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटर देन y, ठीक है। जो एंकल का जो मेरा सेपरेशन रहता है वो हमेशा इस केस में ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू माय नी बोन्स, ठीक है। तो इस केस को हम बोलते हैं नॉक नीज, ठीक है। जो केस मेरा 2 है वो मेरा है नॉर्मल केस, ठीक है। वो मेरा है नॉर्मल केस, ठीक है, जिसमें मुझे नॉक नीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इनके बीच का जो मेरा डिस्टेंस है, अगर मैं उसको बोलूं x, और मेरे जो एंकल के बीच में जो मेरा डिस्टेंस है y, तो ये जो x है अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू y। तो ये मेरा केस है मेरा नॉर्मल केस का, ठीक है। अब तीसरा केस जो है विच इज द केस 3, वो होता है मेरा बो लेग्स, बो लेग्स। हाँ, आप लोगों ने जब बचपन में छोटे में होंगे तीर कमान चलाया होगा, बो एंड एरो बोलते हैं जिनको। हाँ, अगर नॉर्मल उसको बनाओगे तीर कमान को इस तरीके से होता है और यहाँ पे आपका लगा होता है एरो, और जब आप इस स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हो तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है और यहाँ से फिर आप एरो रिलीज कर देते हो। तो ये जो शेप बनी, ये जो शेप बनी, आप ध्यान से देखो कि क्या ये शेप मेरी यहाँ पे भी बन रही है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बो लेग्स, ठीक है। ये डिराइव हुआ है बो एंड एरो से, ठीक है। तो इस केस में आप देखोगे जो नी के जो जॉइंट्स हैं उसके बीच का डिस्टेंस है x और एंकल के बीच का डिस्टेंस है y, ठीक है। और इस केस में बोलूंगा x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y, यानी कि जो मेरे नी जॉइंट्स के बीच का जो गैप है वो हमेशा क्या होगा, मेरे एंकल के गैप से ज्यादा होगा। क्या ये बात मेरे सब बच्चों को समझ में आती है, ठीक है। आई होप इस डायग्राम से आप लोगों को नॉक नीज के बारे में और अच्छे डिटेल में समझ में आया होगा, ठीक है। नॉक नीज के केस में जो मेरे नीज के जो मेरी बोन्स हैं वो आपस में मेरी जुड़ी रहती हैं, ठीक है। और एंकल्स इस केस में मेरे सेपरेटेड रहते हैं, सेपरेटेड रहते हैं। आई होप आप लोगों को ये तीनों केसेस समझ में आए होंगे, ठीक है। चलो इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड मेरी क्या बोलती है कि बच्चे लोग कैसे पता लगाएं कि उनको एक नॉक नीज की प्रॉब्लम है या नहीं।
ठीक है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, आओ उन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर नॉट अवेयर ऑफ द प्रोसीजर बाय विच अ मेडिकल ऑफिसर चेक नॉक नीज। ठीक है, काफी सारे बच्चे हैं जिनको वो प्रोसीजर के बारे में पता नहीं होता, वो प्रोसीजर जिससे एक मेडिकल ऑफिसर आपके नॉक नीज के होने या नहीं होने के बारे में पता लगाता है। ठीक है, ठीक है, तो वो इस बारे में टेंशन लेते रहते हैं कि हमारी नॉक नीज है या नहीं। तो सबसे आसान तरीका है पता लगाने का। जो मेरे बच्चे ये सेशन देख रहे हैं, इस सेशन के बाद आप लोग भी ये प्रोसीजर फॉलो करके प्लीज मुझे बाद में कमेंट बॉक्स में बताना डू यू हैव दिस प्रॉब्लम और नॉट। ठीक है, तो सबसे इसका सिंपल वे है कि आप लोग एकदम खड़े हो जाएं, सिंपल से स्टैंड सिंपली। ठीक है, और अपने एंकल्स के बीच में एक 3 इंचेस का गैप रखें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं, एक डायग्राम बना के, ये आपके लेग्स हैं, ओके, और आप लोगों को सिंपली खड़े होना है। आप लोगों को सिंपली खड़े होना है और जो एंकल्स के बीच का जो गैप होगा वो आप लोगों को रखना है 3 इंचेस। ठीक है, और उसके बाद आपको चेक करना है वेदर योर नी बोन्स टच ईच अदर और नॉट। ठीक है, अगर 3 इंचेस का गैप रखने के बाद आपकी जो नी बोन्स हैं अगर ये आपस में दूर रहती हैं, ठीक है, सेपरेटेड रहती हैं, तो बेटा जी आप लोगों को नॉक नीज की प्रॉब्लम नहीं है, नॉक नीज की प्रॉब्लम नहीं है। और वहीं अगर आप लोगों ने 3 इंचेस का गैप रखा और आप लोगों की नी बोन्स आपस में टच करें, सो दैट मींस यू हैव दिस प्रॉब्लम व्हिच आई विल कॉल इट एज नॉक नीज। ठीक है, तो यही इस स्लाइड में बोल रखा है, द करेक्ट वे इज टू स्टैंड सिंपली एंड कीप very little gap, approximately 3 inches between your ankles. Check whether your knees are touching or not. ठीक है, even if it is touching a little, it is just normal. ठीक है, अगर वो हल्का सा टच कर रही है तो उस केस में आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो वो आप लोगों का नॉर्मल केस है। ठीक है, रियल नॉक नीज की प्रॉब्लम कब अराइज होती है, जब आप लोगों के एंकल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा सेपरेटेड हो एज कंपेयर टू योर नी बोन्स। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को मैंने इस डायग्राम में समझाई दिया था कि पहला वाला केस आप लोगों का नॉक नीज का है, तो उस केस में आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों की जो नी की बोन्स है, नीज बोन्स है, वो कितना आपस में मिली हुई है एज कंपेयर टू योर एंकल्स। ठीक है, आज ही आप लोग चेक कर सकते हैं whether you are suffering from this problem or not। चलो, आई होप आप लोगों को ये सारी बात समझ में आई होगी। और अगर ये प्रॉब्लम है जो कि काफी कम बच्चों को होती है, तो उनका ट्रीटमेंट भी है और कुछ एक्सरसाइज भी है। ठीक है, तो आओ हम देखते हैं हमारे क्या क्या ट्रीटमेंट है और क्या क्या एक्सरसाइज है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। तो नॉक नीज की जो प्रॉब्लम है मेनली चाइल्डहुड से अराइज होती है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ये प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट आउट होती चली जाती है, क्योंकि हमारे बोन्स का जो डेवलपमेंट होता जाता है होता जाता है होता जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में हमारा बोन्स का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आगे बढ़ती चली जाती है। ठीक है, इसकी वजह से ना तो हम ठीक से चल पाते हैं और इसकी वजह से हम इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए अनफिट हो जाते हैं। ठीक है, तो जिन कैंडिडेट्स को, जिन बच्चों को ये नॉक नीज की प्रॉब्लम है, व्हाट दे कैन डू, दे कैन एक्चुअली स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, और वो या चाहे तो योगा भी कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो वो एक्सरसाइज करें या फिर योगा करें इस प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए। ओके, और उसके अलावा नहीं तो वो क्या कर सकते हैं, ये मेनली जो प्रॉब्लम अराइज होती है चाइल्डहुड में, ये विटामिन डी और ये कैल्शियम सी और कैल्शियम सप्लीमेंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। तो दे कैन आइदर स्टार्ट टेकिंग विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट। ठीक है, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। अन्यथा वो क्या कर सकते हैं, एक ब्लॉक ले लें। ठीक है, एक कोई भी ब्लॉक या फिर आप पिलो ले सकते हो, इट कुड बी एनीथिंग, और अपने थाइस के बीच में रखें और ट्राई टू मूव योर लेग्स एज क्लोज एज यू कैन। ठीक है, और फिर अपने लेग्स का मूवमेंट करें
और उसको होल्ड करके रखें कितने के लिए, 3 मिनट के लिए, और इस चीज को आप रिपीट करते रहें एक दिन में 3 से 5 बारी। तो ये इस चीज से, इस एक्सरसाइज से भी आप लोगों की नॉक नीज की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। सो आई होप आज आप लोगों को नॉक नीज के बारे में डिटेल में पता चला होगा कि नॉक नीज मेरा क्या होता है, उसका मेनली मेरा फंक्शन क्या होता है। जब मेरे नीज की बोन्स का जो डिस्टेंस होता है इट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द सेपरेशन ऑफ माय एंकल्स, ठीक है, ये किस वजह से होती है और मैं किन किन एक्सरसाइज को करके इस प्रॉब्लम को मैं ओवरकम कर सकता हूं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर होगी। सो इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टर्म व्हिच इज द स्वेटी पाम्स, ठीक है। दूसरा मेरा मेडिकल टर्म है मेडिकल एग्जामिनेशन में, वो होता है मेरा स्वेटी पाम्स। आप इस डायग्राम में देख सकते हो जैसे कि पाम में काफी ज्यादा मेरा स्वेट आ रहा है ना, ठीक है। आप लोगों में से काफी बच्चे होंगे जो फिर एग्जाम लिखते वक्त या नॉर्मल केसेस में भी जब समर्स में उनके स्वेट आता होगा, उस चीज में उनको परेशानी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ठीक है वो नॉर्मल आपकी स्वेटिंग है। हाँ, लेकिन अगर आप लोगों के लगभग हर वक्त आपके पाम में स्वेट रहता है देन इट इज द केस ऑफ दी स्वेटी पाम्स, ठीक है। मेरे भी स्वेट आता है, आप में से काफी बच्चों को भी स्वेट आता होगा। जब मैं एग्जामिनेशन में मैं आंसर लिखता था तो लिखते लिखते मेरे हाथों में स्वेट आ जाता था, ठीक है। दैट डजंट मीन आई हैव स्वेटी पाम्स, ठीक है। हाँ, अगर आप लोगों के हर वक्त 24 घंटे आपके पाम्स में स्वेट रहता है देन इट इज द केस ऑफ द स्वेटी पाम्स, ओके। तो स्वेटी पाम्स को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। आप देखो ये ठीक से पाम को देखो, इसके फिंगर्स पे कितना स्वेट आ रहा है, यहाँ स्वेट, यहाँ स्वेट, यहाँ स्वेट। तो ये केस है मेरा एक स्वेटी पाम का। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो, अगर आपके स्वेटी पाम्स हैं देन इट मे क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू इन मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर आपके स्वेटी पाम्स हैं तो आपके मेडिकल एग्जामिनेशन एसएसबी में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। हम स्वेटी पाम्स को एक दूसरे टर्म से भी रिलेट करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं बोल सकता हूं बेटा जी कि मैं स्वेटी पाम्स को एक मेडिकल टर्म होते हैं उसको बोलते हैं हाइपर हाइड्रोसिस। स्वेटी पाम्स को मैं बोल सकता हूं हाइपर हाइड्रोसिस, ठीक है। तो जो मेडिकल ऑफिसर्स होंगे वो आपके स्वेटी पाम्स या फिर हाइपोहाइड्रोसिस को कैसे चेक करते हैं वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। लेकिन इस कंडीशन को, स्वेटी पाम्स को, हम हाइपरहाइड्रोसिस भी बोलते हैं और ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है whenever you are going for your medical examination in SSB, ठीक है। हाइपरहाइड्रोसिस क्या होता है? हाइपरहाइड्रोसिस एक कंडीशन है जिसकी वजह से आपको आपके हैंड्स में एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, ठीक है। हाथों में हमारी एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, हमारे पाँव में एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। काफी लोगों के मैंने देखा है कि जब वो स्लीपर्स पहनते हैं तो वो पूरे पसीने पसीने में हो जाती है। यस और नो? आप लोगों को भी ये काफी प्रॉब्लम होगी। उस केस में भी आप लोग बोल सकते हो कि आप लोगों को हाइपरहाइड्रोसिस की प्रॉब्लम है, ठीक है। काफी लोगों को आर्मपिट्स में बहुत ज्यादा स्वेट आता है, बगल में पसीना, ठीक है। तो उस केस में भी अगर एक्सेसिव केस में हर चीज हो रही है तो वो खराब ही होती है, ठीक है। एक्सेसिव में कोई भी चीज हो, अगर नॉर्मल हो रहा है, नॉर्मल तो सबको होता है, समर्स में सबके हाथों में पसीना आता है, अगर फैन नहीं चल रहा है, अगर पावर सप्लाई कट हो रही है तो सबके हाथों में पसीना आएगा, पाँव में भी आता है, आर्मपिट्स में भी आता है, तो नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई भी चीज अगर एक्सेसिव हो रही हो तो उस केस में ये प्रॉब्लम अराइज होती है। उस केस को हम क्या बोलते हैं? हाइपरहाइड्रोसिस, ठीक है। चलो, अब देखो आप लोगों के मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और आप लोग गए हो अपना एग्जामिनेशन करवाने के लिए एसएसबी में, तो जो मेडिकल ऑफिसर होगा वो आप लोगों का हाइपरहाइड्रोसिस या स्वेटी पाम्स कैसे चेक करेगा, ठीक है। सबसे पहले तो द मेडिकल ऑफिसर विल आस्क यू टू मेक अ फिस्ट लाइक दिस, ठीक है। आप लोगों से ऐसे फिस्ट बनाने को बोलेगा, ठीक है। जैसे आप लोगों ने फिस्ट बना ली तो वो अपनी एक फिंगर इस फिस्ट के अंदर डालेगा, ठीक है, एंड ही विल ट्राई टू पुल इट ऑफ, ठीक है। वो इसको खींचने की तो कोशिश करेगा, ठीक है। अगर वो फिंगर आसानी से इस फिस्ट से निकल जाती है देन व्हाट डज इट मीन? कैन एनीवन टेल मी इन द चैट बॉक्स? अगर वो फिंगर आसानी से इस फिस्ट से निकल जाती है देन व्हाट डज इट मीन?
इसका मतलब ये है कि आप लोगों के स्वेटी पाम्स हैं, ठीक है। अगर स्वेटी पाम्स नहीं होंगे तो फिंगर निकालने में उसको काफी प्रॉब्लम होगी, यस और नो, ठीक है। तो मेडिकल ऑफिसर इस तरीके से आपके स्वेटी पाम्स है यानी चेक करते हैं। क्या ये बात मेरे सब बच्चों को समझ में आती है? चलो बहुत अच्छी बात। अच्छा एक चीज और बताओ मुझे कि स्वेटी पाम्स हो तो आपका रिजेक्शन क्यों हो रहा है, लाइक व्हाई यू पीपल, आपको अनफिट क्यों डिक्लेयर किया जा रहा है, मतलब स्वेटी पाम्स का रीजन क्या है, मतलब स्वेटी पाम्स तो है चलो ठीक है, लेकिन आप लोगों को मेडिकली अनफिट डिक्लेयर क्यों किया जा रहा है? कैन एनीवन टेल मी इन द चैट बॉक्स कि स्वेटी पाम्स होने से मेन इश्यू क्या अराइज होगा व्हेन आई विल जॉइन द आर्मी? कैन एनीवन टेल मी इन द चैट बॉक्स? बेटा जी अगर आप लोगों के स्वेटी पाम्स होंगे, अगर आप लोगों के स्वेटी पाम्स होंगे तो you people will not be able to handle, you people will not be able to handle guns, will not be able to handle guns, yes or no? और हमारी आर्मी ये बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई भी कैंडिडेट ऐसा हो जिसके स्वेटी पाम्स हो, ठीक है, उसका निशाना चूके, ठीक है। तो स्वेटी पाम्स का मेन इशू यही होता है कि उनके हाथों से गन फिसलेगी, उनका निशाना चूकेगा और वो फिर आगे सिलेक्शन उनका नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, टू चेक फॉर हाइपरहाइड्रोसिस मेडिकल ऑफिसर एग्जामिन्स योर पाम्स, ठीक है। हाइपरहाइड्रोसिस को चेक करने के लिए मेडिकल ऑफिसर आपके पाम को देखता है, ठीक है। यू मे बी आस्क्ड फॉर क्लोजिंग योर फिस्ट, ठीक है, आपको एक फिस्ट या मुट्ठी बनाने को बोलेगा, ठीक है, कुछ देरी के लिए, और बाद में आपसे कहा जाएगा कि आप एक फिंगर टाइटली अपने पाम में होल्ड करके रखें, ठीक है। और उसके बाद जो मेडिकल ऑफिसर होगा विल ट्राई टू फ्री हिज फिंगर फ्रॉम योर पाम, जैसे कि मैंने आपको बताया फिस्ट में से वो मेडिकल ऑफिसर अपने फिंगर को खींचने की कोशिश करेगा। अगर वो इजीली हो जाता है दैट मींस योर पाम्स आर स्वेटी, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, if it happens easily that means your palms are sweaty, and guess what, you may have your sweaty palm, ठीक है। but don't freak out, getting little amount of sweat on your palm is very common, but some of us actually have hypohidrosis। अगर little amount of sweat होगा तो उस केस में आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट लेकिन अगर एक्सेसिव स्वेट होगा तो वो आप लोगों के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ठीक है। इसके कुछ ट्रीटमेंट होते हैं, पर उन ट्रीटमेंट्स के लिए मैं आप लोगों को नहीं बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि वो ट्रीटमेंट्स के बाद भी उसके कई सारे साइड इफेक्ट्स हैं, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप लोग उन ट्रीटमेंट्स के लिए चले जाएं। एक ट्रीटमेंट का नाम होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, लेकिन मैं उस चीज के लिए आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नॉट एट ऑल। उसके अलावा इसके कुछ प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं मेडिकल के, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि स्वेटिंग के रीजंस क्या होते हैं, ठीक है। हमारे स्वेटिंग जो हमारे जो पाम्स में, जो आर्म पिट्स में और जो हमारे फीट में जो स्वेट आता है वो क्यों होता है, मतलब ऐसा क्यों होता है? देखो स्वेटिंग हेल्प्स द बॉडी स्टे कूल एंड इट इज वेरी नेचुरल, ठीक है। मैंने आपको वही चीज बोली थी बेटा जी कि अगर आप लोगों का नॉर्मल स्वेट आ रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्वेटिंग हेल्प्स द बॉडी स्टे कूल एंड इट इज वेरी नेचुरल, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को बताया कि मैंने समर्स के सीजन में वी एक्चुअली स्वेट मोर, ठीक है। गर्मियों में आपने देखा होगा हमें ज्यादा पसीना आता है, और एक चीज और, हम लोग जब थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं तब भी हमें ज्यादा पसीना आता है, ठीक है। उसके अलावा जब हम नर्वस होते हो, कई सारे बच्चों को स्टेज फियर होता होगा कि स्टेज पे जाते उनको पसीना, हाथों में पसीना, उनके फीट पे पसीना आ जाता है, काफी बच्चों को आता है। जब गुस्से होते हैं कुछ लोग तो उनको भी काफी पसीना आ जाता है। कुछ लोग जब एम्बेरस होते हैं या फिर किसी चीज से उनको डर लग रहा होता है तब भी पसीना आना जायज है, ठीक है। और हाइपोहाइड्रोसिस है, ये अफेक्ट करता है बिटवीन 1 to 2% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो इस चीज से आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इसका पॉपुलेशन काउंट है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 1 से लेकर 2% ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम,
तो हमें इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हाइपरहाइड्रोसिस काफी कम लोगों को होता है। सो आई होप इस चीज के बारे में आप लोगों को डिटेल में समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम कि स्वेटी पाम्स का ट्रीटमेंट क्या है। जैसे कि मैंने बताया था इलेक्ट्रोलाइसिस, लेकिन उस चीज के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा। उसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि एक होम्योपैथ, इसका होम्योपैथ ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, होम्योपैथ ट्रीटमेंट होता है, उसमें क्या होता है, आप लोगों को एक मेडिसिन दी जाती है जिसका नाम होता है नेट म्योर। नेट म्योर, उसको क्या बोला जाता है, कप में 1/4 ऑफ द वाटर लिया जाता है, 1/4 ऑफ द वाटर, और इस मेडिसिन की नेट म्योर की 10 ड्रॉप्स डाली जाती है। 10 ड्रॉप्स डाल के आपको पीना पड़ता है, और ये रिपीट करना है दिन में 3 to 5 टाइम्स, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि होम्योपैथ के बहुत ही कम से कम लीस्ट साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो ये मेडिसिन इस केस में काफी हेल्पफुल है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नेट म्योर is a great solution that helps reduce excessive sweating and clamminess, ठीक है। और इसी मेडिसिन के साथ एक और मेडिसिन आती है जिसका नाम होता है ल्यूपुलस, as well as the castoreum and argentum nitricum help to address sweating especially when related to nervousness, panic, anxiety और obsessive। तो ये कई सारी होम्योपैथिक की मेडिसिन है जो इस केस में काफी मदद करती है, ओके। तो आई होप आप लोगों को स्टार्टिंग के दो टर्म्स विच इज द नॉक नीज और स्वेटी पाम्स के बारे में आज डिटेल में जानने का मौका मिला होगा। So, इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टर्म विच इज द 14 डेंटल पॉइंट्स, ठीक है। तो 14 डेंटल पॉइंट्स की बात करें, डेंटल से आप लोगों को कुछ लग ही रहा होगा कि ये कुछ हमारे टीथ से रिलेटेड है, ठीक है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मैं कुछ मेरे दांतों से रिलेटेड है। यस, you are absolutely right, 14 dental points is actually related to your teeth, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, इट इज वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। जनरली इन ईच बैच the medical unfit rate goes up to 45% to 55%। आप देख सकते हैं कि जो डेंटल पॉइंट से जो रिजेक्शन होता है उसका परसेंटेज कितना है, दैट इज 45% टू 55%। तो ये आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, क्योंकि दांत खराब तो किसी के भी हो सकते हैं, ठीक है। काफी लोग जर्दा खाते हैं, कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, मतलब काफी वेरियस रीजन है जिसकी वजह से आप लोगों के दांत खराब हो सकते हैं। कैविटीज, कुछ लोग मीठा ज्यादा खाते हैं जिनकी वजह से कैविटीज हो जाती है। तो 14 dental point is one of the most, or I would say the most crucial part of the selection procedure, क्योंकि यहाँ पे जो रिजेक्शन का जो सिलेक्शन रिजेक्शन का जो परसेंटेज जा रहा है is around 45% to 55%, ठीक है। तो कैंडिडेट कैन बी डिक्लेयर्ड अनफिट मेडिकली फॉर सच हेल्थ इश्यूज, ठीक है। तो 14 डेंटल पॉइंट्स क्या होते हैं, पहले मैं थोड़ा थ्योरी पार्ट बता देता हूं, उसके बाद आप लोगों को एक डायग्राम के साथ पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो इसमें जो टीथ होते हैं विच आर नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर एफिशिएंट वर्क आर गिवन विथ 1 पॉइंट ईच, ठीक है। तो कौन कौन से टीथ हैं जो मेरे एफिशिएंट वर्क के लिए यूज नहीं होते। द फर्स्ट वन इज कैनाइन, ठीक है। और आप लोग बोल सकते हो द फर्स्ट प्रीमोलर, और तीसरा बोल सकते हो आप लोग सेकंड प्रीमोलर। ये सारे टीथ होते हैं मेरे एफिशिएंट वर्क के लिए यूज नहीं होते। सेकंड प्रीमोलर। चौथा मेरा होता है सेंट्रल इंसिजर, और पांचवा मेरा होता है लेटरल इंसिजर। तो ये पांचों दांत हैं, अब ये डायग्राम के साथ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इन पांचों दांत के लिए आप लोगों के जो पॉइंट्स डिसाइड हुए हैं वो कितने पॉइंट हैं, आप लोगों का 1 पॉइंट डिसाइड हुआ है। अगर ये पांचों के पांचों दांत आप लोगों के अच्छे हैं तो आप लोगों को यहाँ से 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद टीथ assumed to be essential are allotted with 2 points each। अब ये टीथ एसेंशियल क्यों है, हमारे बाइटिंग के लिए, च्यूइंग के लिए, जो भी टीथ यूज होते हैं हम उनको एसेंशियल बोलते हैं। ऐसे कौन कौन से टीथ होते हैं, तो मैं बोल सकता हूं पहला जो होते हैं सारे मोलर्स। और मोलर्स मेरे कितने होते हैं, मेरे
तीन होते हैं, ठीक है। जो लास्ट वाला होता है वो मेरा विजडम टीथ होता है, वो काफी लोगों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इन तीनों मोलर्स के लिए मेरे 2 पॉइंट्स ईच है, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं मेरे 6, क्योंकि 3 मोलर्स हैं। और अगर मेरा विजडम टीथ नहीं है, देखो आप लास्ट पॉइंट में देख सकते हो, इफ द थर्ड मोलर इज नॉट वेल डेवलप्ड इट होल्ड्स ओनली 1 पॉइंट, ठीक है। तो काफी लोगों में ये विजडम टीथ नहीं होता, जिसमें से -1 पॉइंट हो जाता है और आप लोगों को सिर्फ 5 पॉइंट दिए जाते हैं इन 3 मोलर्स के लिए, ठीक है। तो 3 मोलर्स के लिए मेरे 2 पॉइंट्स ईच के साथ 6 पॉइंट्स ऑलरेडी डिफाइंड है। लास्ट वाला मोलर जो कि मैं विजडम टीथ बोलता हूं, काफी सारे लोगों में वो डेवलप नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आप लोगों का 1 पॉइंट काट लिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद ईच फर्स्ट एंड सेकंड मोलर and well developed third molar holds 2 point provided they are in good opposition to corresponding teeth in the lower jaw, provided मोलर्स के जो आप लोगों के 6 पॉइंट्स हैं वो तभी मिलेंगे जब आप लोग उसके अपोजिट, जैसे मैं अगर ऊपर वाले जबड़े की बात करूं, अगर ऊपर वाले जबड़े में अगर मेरे 3 मोलर्स हैं तो उसके अपोजिशन में यानी कि नीचे वाले जबड़े में भी मेरे 3 मोलर्स होने चाहिए, ठीक है। उनकी पेयरिंग होनी चाहिए। अगर आपकी पेयरिंग नहीं है, मान लीजिए ऊपर मेरे 3 मोलर्स हैं और नीचे मेरे 2 मोलर हैं, तो वहां पे जो 1 मोलर जो एक्स्ट्रा है उसका पॉइंट आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। आप लोगों को सिर्फ 2 मोलर्स के पॉइंट मिलेंगे जिनके ऑलरेडी पेयर्स डिफाइंड है, ठीक है। चलो, तो ये चीज हम एक डायग्राम के साथ समझते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला जो डायग्राम है ये मेरे ऊपर वाले पार्ट के लिए, ठीक है, ऊपर वाले जबड़े के लिए, और नीचे वाला जो है मेरे ये नीचे वाले जबड़े के लिए, ठीक है। तो अगर मैं यहां से एक लाइन खींचूं इस तरीके से, चलो वेरी गुड, और एक में लाइन ऐसे खींच दूं, तो ध्यान से देखो मेरे पास क्या 4 क्वाड्रेंट मिल गए मुझे, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट मिल गए मुझे, इसको बोल सकता हूं मैं फर्स्ट, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट इसको बोल सकता हूं थर्ड, और द लास्ट वन इज मेरा फोर्थ। यस और नो, क्या ये बात सबको समझ में आती है? चलो वेरी गुड। अब आप हर क्वाड्रेंट में देखो मेरे पास 8 दांत हैं, नहीं होता विश्वास काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगले क्वाड्रेंट पे देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे भी देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल नंबर ऑफ टीथ जो मुझे मिलते हैं वो कितने मिलते हैं? 32। यस और नो, क्या ये बात सबको समझ में आती है? ठीक है, यानी कि मुझे एक क्वाड्रेंट में, इन 1 क्वाड्रेंट मुझे कितने दांत मिले? मुझे मिले 8 दांत। यस और नो? चलो ठीक है। अब जो आप लोगों के मार्क्स, आप लोगों के जो मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं डेंटल पॉइंट्स में, वो है बेटा जी, मैक्सिमम मार्क्स वो है 22, ठीक हो। तो आप लोग 22 स्कोर कर सकते हो। वो कैसे स्कोर कर सकते हो वो अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप लोग ये बात समझ लो कि मैक्सिमम मार्क्स विच यू कैन स्कोर इन दिस पर्टिकुलर सेशन इज 22, ठीक है। और जो आप लोगों के पासिंग मार्क्स होते हैं, जो मिनिमम लिख सकते हो यहाँ पे, मिनिमम मार्क्स जो आप लोगों को स्कोर करना है वो है बेटा जी 14। इसी के लिए हम बोलते हैं यहाँ पे 14 डेंटल पॉइंट्स। 14 का मतलब क्या है यहाँ पे, जो मुझे मिनिमम मार्क्स स्कोर करने हैं इस पर्टिकुलर मेडिकल एग्जाम को देने के लिए, ठीक है। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने मेरे यहाँ पे 22, और जो मिनिमम मार्क्स है वो मेरे यहाँ पे कितने 14, ठीक है। क्या ये बात मेरे सब बच्चों को समझ में आती है? चलो ठीक है। अब देखो मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ठीक है। आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा ये बात जान के, और मुझे लग भी रहा होगा कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, कुछ नई चीजें सीखने को मिल रही हैं, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में काफी बच्चों को नॉलेज नहीं होती है, तो आई एम ग्लैड दैट यू ऑल आर लाइकिंग दिस सेशन। चलो ठीक है, बात करते हैं हमारे 8 दांतों की पहले क्वाड्रेंट में। तो जो पहला वाला दांत है, ठीक है, ये पहला वाला जो मेरा दांत है इसको मैं बोलता हूं सेंट्रल
इंसिजर, ठीक है। दूसरा वाला दांत है उसको बोलते हैं हम लेटरल इंसिजर, ठीक है। ये जो सामने वाले दांत होते हैं ना, आगे वाला, इसको बोलते हैं हम सेंट्रल, उसके बगल वाला हमारा होता है फिर लेटरल, ठीक है। और उसके पीछे वाला होता है हमारा कैनाइन। चलो वेरी गुड। उसके अगले वाला होता है मेरा फर्स्ट प्रीमोलर, वेरी गुड। उसके अगले वाला होता है मेरा सेकंड प्रीमोलर, ठीक है। और ये जो लास्ट के जो तीन होते हैं बेटा जी, इनको हम बोलते हैं मोलर्स, ठीक है। लास्ट वाले को आप विजडम टीथ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आई होप यहां तक सारे बच्चों को मेरी बात क्लियर होगी। चलो वेरी गुड सर, यहां तक तो आपने हमें दांतों के नेमिंग के बारे में बता दिया, ठीक है। लेकिन आपने मार्क्स के बारे में तो बताया नहीं कि मार्क्स कैसे कैसे असाइन होंगे बेटा। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम मार्क्स की भी बात कर लेते हैं बच्चा। तो मेरे जो यहाँ पे मार्क्स की बात कर लेते हैं, सेंट्रल इंसिजर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है मेरा लेटरल इंसिजर, उसके बाद आता है मेरा कैनाइन, उसके बाद आता है मेरा फर्स्ट प्रीमोलर, उसके बाद आता है मेरा सेकंड प्रीमोलर, ठीक है। तो इन पांचों दांतों के लिए आप लोगों का एक एक पॉइंट डिफाइन कर रखा है, ठीक है। सेंट्रल इंसिजर के लिए 1 पॉइंट, लेटरल इंसिजर के लिए 1 पॉइंट, कैनाइन के लिए 1, फर्स्ट प्रीमोलर के लिए 1, सेकंड प्रीमोलर के लिए 1। तो टोटल कितने हो गए बेटा यहाँ पे? तो यहाँ पे आप लोगों के लिए 5 पॉइंट हो गए, लेकिन वो सिर्फ एक क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है। एक क्वाड्रेंट की बात करूं, अगर दो क्वाड्रेंट की बात करूं तो 5 इंटू 2 हो जाएगा। तो यानी कि आप लोगों को 10 पॉइंट स्टार्टिंग के 5 दांतों के लिए, ठीक है। अच्छा, वो मेडिकल ऑफिसर होगा, सिर्फ आप लोगों का या तो ऊपर वाला जबड़ा चेक किया जाएगा, ऊपर वाला जॉ, या फिर लोअर जॉ चेक किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, दोनों चेक नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले से ही देख लेंगे कि अगर आप लोगों के, मान लो सपोज करो अपर जॉ चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो अपर जॉ के पेयरिंग में अगर लोअर जॉ के सारे दांत आप लोगों के प्रेजेंट हैं, तो वो अपर जॉ के जितने मार्क्स आएंगे उसको इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। जो भी मार्क्स होंगे वो दोनों को चेक नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर वाले क्वाड्रेंट में देखो, सेंट्रल इंसिजर, लेटरल इंसिजर, कैनाइन, फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर के लिए आप लोगों को एक एक पॉइंट डिफाइंड होता है, जो कि मिलते हैं 5। ये आपको एक क्वाड्रेंट के लिए मिला, दो क्वाड्रेंट के लिए आप लोगों को हो जाएंगे यहाँ पे डिफाइंड, दो हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी 5 इंटू 2 10 पॉइंट यहां से हो गए, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद देखो, उसके बाद वाले जो मेरे छठे, सातवें, आठवें हैं, 6 नंबर पे आता है मेरा फर्स्ट मोलर, ठीक है। 7वें नंबर पे आता है मेरा दूसरा मोलर, और 8वें नंबर पे आता है मेरा तीसरा मोलर, जिसको मैं विजडम बोलता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट मोलर के लिए मुझे 2 पॉइंट्स डिफाइंड है, दूसरे मोलर के लिए भी मुझे 2 पॉइंट्स डिफाइंड है, और तीसरे मोलर के लिए भी मुझे 2 पॉइंट्स डिफाइंड है। यानी टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए? 6। लेकिन ये हो गए कितने? एक क्वाड्रेंट के लिए। दो के लिए बात करूंगा तो मेरे कितने हो गए? 12, ठीक है। और ऊपर मेरे स्टार्टिंग के लिए 5 टीथ के लिए कितने थे पॉइंट्स? 10। 12 प्लस 10 करो तो 22 पॉइंट्स यहाँ आप लोगों के लिए डिफाइंड हो जाते हैं, ठीक है। कुछ इसके एक्सेप्शंस मैंने आप लोगों के लिए बता दिए थे, कि अगर आप लोगों का लास्ट वाला मोलर अगर पूरी तरह डेवलप नहीं है, तो आप लोगों के इसमें से -1 आप लोगों का सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को टोटल 6 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, उसमें से आप लोगों का 1 पॉइंट माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। और कुछ बच्चों के दांतों में ब्रेसेस लगे होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जब एसएसबी के मेडिकल के जाओगे तो वो ब्रेसेस निकलवा के जाना, क्योंकि अगर ब्रेसेस लगा के एग्जामिन करवाओगे तो वहां पे भी आप लोगों के पॉइंट्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों के दांतों के बीच में गैप है तो बेटा उस केस में बता दो, उस केस में आपके -2 मार्क्स हो जाएंगे, -2 पॉइंट्स या -2 मार्क्स। अगर आप लोगों के दांतों के बीच में गैप है तो उस केस में आप लोगों के -2 मार्क्स ऑलरेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों का, बातों का ध्यान रखना। आई होप आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो ये थी इनके बारे में बात, तो यही था। और काफी कम केसेस में
एस्पिरेंट होते हैं जो मे हैव लेस देन 14 डेंटल पॉइंट्स, ठीक है। बहुत ही कम केसेस में होते हैं जब एस्पिरेंट के जब 14 डेंटल पॉइंट से कम मिलते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके डैमेज टीथ होते हैं, ठीक है, जिनका कभी कोई एक्सीडेंट या फिर कोई हेल्थ इशू की वजह से उनके दांत टूट जाते हैं। दो देयर आर वेरी रेयर केसेस ऑफ गेटिंग अनफिट ड्यू टू लेस डेंटल पॉइंट्स, ठीक है। तो काफी कम केसेस होते हैं जिस केसेस में आप लोग इस पॉइंट को लेकर रिजेक्ट हो सकते हो, बट जैसे कि हमेशा कहा जाता है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, सो इट इज एडवाइजेबल टू गो फॉर प्रॉपर ओरल क्लिनिक बिफोर मेडिकल एग्जामिनेशन। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग अगर एसएसबी मेडिकल के लिए जा रहे हो तो उससे पहले प्लीज अपने डेंटिस्ट के पास जाइए और इन सारी चीजों के बारे में उनको बताइएगा कि मेरे एसएसबी मेडिकल्स में ये चीजों के बारे में मुझे चेकअप किया जाएगा, तो वो आप लोगों को प्रॉपर फंक्शनिंग करके देंगे आप लोगों के दांतों के लिए। तो इसी के साथ अपने 32 दांत स्माइल करते हुए दिखाते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। सो स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड ब्लेस्ड। सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।